नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपकी JNVT 2023 की प्रिपरेशन चल रही है और उसी के अंतर्गत आज आपका जो मैथ IQ टेस्ट है वो मैथ IQ टेस्ट 17 होने वाला है। तो मैथ IQ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होता है, ये सब आपको पता है। और ये हमारे फ्री ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा है जिसमें मॉडल पेपर, क्लास, एक्स्ट्रा के टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप कह सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट कह सकते हो। ये सब सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया। 3 लीटर दूध दूसरे परिवार द्वारा लिया गया। शेष दूध 20 लीटर शेष दूध को 20 लीटर बनाने के हेतु दूध में कितनी मात्रा डाली गई? ए मिल्क हैज 80 liters 48 liters milk is 4/8 of it was taken by a family. Another family took 3 liter of milk. What is the quantity of milk added to make remaining milk 20 liters? यानी कि पहले वो कितना था, 48 लीटर था। अब 48 लीटर टोटल था, कितना था, 48 लीटर्स टोटल था। उसमें से फर्स्ट फैमिली, पहले परिवार ने कितना लिया, तो 48 का 5/8 भाग लिया। तो 48 का 5/8 भाग करेंगे, 5/8। ठीक है, 8 से 48 कटेगा 6 बार, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। यानी कि पहले परिवार ने दूध कितना लिया, 30 लीटर दूध पहले परिवार ने लिया। दूसरे परिवार ने दूध कितना लिया, तो दूसरे परिवार ने 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। तो अब पहले और दूसरे टोटल कितना लिया पहले और दूसरे परिवार ने, तो 33 लीटर दूध पहले और दूसरे परिवार ने लिया। अब पहले 48 था, अब उसमें से 33 वो बिक गया है, बेच दिया है उसने। अब पीछे कितना बचा, तो पीछे इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 और 1 यानी कि 15 लीटर पीछे बचेगा, यानी 15 लीटर पीछे बच गया। अब इसको 20 लीटर बनाने के लिए और कितना लीटर आपको दूध डालना पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो 15 लीटर हमारे पास है, इसमें 5 लीटर और डाल देंगे तो ये 20 लीटर हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपये में खरीदी। दुकानदार ने एक चॉकलेट 1.5 रुपये का लाभ कमाया और ऐसी 20 चॉकलेट को खरीदने हेतु क्रय मूल्य 20 चॉकलेटों को खरीदने हेतु दुकानदार का क्रय मूल्य है। राहुल bought a chocolate from a shopkeeper for rupees 15. The shopkeeper made a profit of 1.50 on chocolate. The cost price of the shopkeeper is buying 20 such chocolates is. अब आपको क्या पूछा है, यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है कि राहुल ने एक चॉकलेट कितने में ली, 15 रुपये में, यानी कि दुकानदार ने राहुल को कितने में बेची चॉकलेट, तो दुकानदार ने उसको 20 रुपये में बेची। तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, बेची है तो उसके लिए विक्रय मूल्य कितना हो गया, 15 रुपये। अब उसने लाभ कितना कमाया, तो लाभ उसने कमाया 1.5 का। अब क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको पता है लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर या प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए लाभ हमें पता है 15 है, तो यहाँ पर 15 लाभ कितना है, तो लाभ 1 पॉइंट ऊपर लिख लेता हूँ। हाँ, लाभ कितना है, 1.5 का है, तो 1.5 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये, तो 15 माइनस क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का x। अब ये क्रय मूल्य माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आते हैं तो 1.5 प्लस
क्रय मूल्य बराबर 15। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 1.5 है, वो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 15 माइनस 1.5। 15 में से 1.5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13.5। यानी कि एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना है 13.5 है। अब क्या कह रहा है, अगर ऐसी 20 चॉकलेटों के लिए दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य 13.5 है, तो 20 का क्या होगा, तो 20 से गुणा कर लेंगे। तो 0 का 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। ठीक है, पॉइंट एक अंक के बाद में, तो एक अंक के बाद में लगाएंगे तो 370 रुपये आपका हो जाएगा, दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 370 तो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। 1 मिनट वापस इसे करते हैं। 0 का 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, आगे 2 ही आएगा, हासिल नहीं लगेगी, हमने जो गुणा है वो गलत की है। तो यानी कि 13.5 को 20 से गुणा करोगे तो 270.0 आएगा। तो 270 रुपये उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा दुकानदार के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर सुबह 9:50 प्रातः जाना था। उनकी बस 20 मिनट लेट थी। 20 मिनट लेट थी, यानी कि वो सुबह रवाना कितने बजे हुए, तो रवाना हो गए 11:10, सॉरी 10:10 पर। 9:50 पर जाना था, लेकिन 20 मिनट लेट हो गई, तो 10 और 10 ऊपर चले जाएंगे, तो 10:10 पर वो रवाना हो गए। 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वह समय क्या था, तो 20 समय लेट हो गया, तो वहाँ जाने का समय क्या हो गया 10:10। ठीक है। द 5th क्लास वॉज गो फॉर ए पिकनिक एट 9:50 AM। देयर बस वॉज लेट बाय 2 hours 20 minutes। अभी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया कि 2 घंटे 20 मिनट उनकी बस लेट थी, और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लेट किया है। 2 घंटे और लेट करना पड़ेगा, तो 2 घंटे और जोड़ेंगे तो 12:10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12:10। दैट टाइम व्हेन द 5th क्लास वेंट टू पिकनिक वॉज, यानी कि जब वो वहाँ गए तो उस पिकनिक का समय क्या था, ये आपको पूछा है। अब देखो 9:50 पर वो वहाँ गए, मतलब उनका जाने का समय था, और वो 2 घंटे और 20 मिनट लेट थे। तो 2 घंटे 20 मिनट सिंपली जोड़ देंगे, अगर ऐसे आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे जोड़ दो। तो 20 और 50 70, और 9 और 2 11। अब आपको पता है 70 में से 60 को घटाएंगे तो 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर पीछे 10 बज जाएगा, और 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी कि 12:10। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। राजू तथा सीमा के पास 16.5 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। उनको कुल 35 मीटर लंबा तार चाहिए, उनको और कितना खरीदना पड़ेगा। अब देखो राजू के पास कितना है, राजू के पास है 16.05 मीटर है। ठीक है, सीमा के पास कितना है, तो सीमा के पास है 10.5, 1 मिनट 10.5। सीमा के पास कितना है 10.5 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर उन दोनों के पास टोटल कितना है, तो यहाँ पर 5 और 5 आ जाएगा, प्लस 16 और 2 10 को जोड़ेंगे तो 16 और 10 हो जाएंगे 26, यानी कि 26.55 मीटर पहले से उनके पास पड़ा है। उनको कितना चाहिए 35 मीटर चाहिए, तो अब 35 में से ये दोनों के पास जितना है वो घटा लेंगे, तो और कितना चाहिए ये पता चल जाएगा, तो 26.50 घटा देते हैं 26.55। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये इधर चला जाएगा, हासिल देंगे तो इधर 100 हो जाएगा, और इधर 34 बचेगा। 100 में से 55 को घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, और इधर 34 में से 26 को घटाएंगे तो 4 और 4 8 आ जाएगा, यानी कि 8.45 मीटर और 4 लंबा चाहिए, यानी कि 8.45 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक परीक्षा में 2 पेपर है,
जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपर को मिलाकर 36 अंक चाहिए, यानी कि दोनों पेपर में 36% अंक चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले। परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत जो उसे पाना होगा। अब हमें न तो पेपर कितने नंबर का है ये हमें दिया हुआ है, और न कुछ उसने कितने अंक प्राप्त किए ये कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें कहा कि अगर उसके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में अगर उसको पास होना है तो उसको दोनों पेपर को मिलाकर 36% अंक आना चाहिए। ठीक है, 36% दोनों का अंक आना चाहिए। अब पहले पेपर में उसको 30% अंक मिल गए तो दूसरी परीक्षा में उसको कितने परसेंट अंक लाने पड़ेंगे जिससे वो पास हो जाएगी। देयर आर 2 पेपर्स इन एग्जामिनेशन इन विच 36% marks are required in both of the paper together to pass. Sheila got 30% marks in the first paper, and the percentage of marks he and she should get in second paper to pass examination is। अब उसको दूसरे पेपर में कितना लाना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। हमें कुछ नहीं दिया है, मान लेते हैं कि दोनों पेपर कितने कितने के हैं, 100 नंबर के हैं। दोनों पेपर कितने के हैं, 100 के हैं। ठीक है, अब दोनों पेपर को मिलाकर उसको कितने लाने हैं, 36% लाने हैं। तो यहाँ पर 100 और 100 200 हो गए। 200 का 36% ज्ञात करते हैं, 200 गुणा 36/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 दूनी 72, यानी कि उसको 200 में से टोटल 72 नंबर और 72 नंबर लेके आएगी तो वो पास हो जाएगी। अब पहले पेपर में उसने क्या किया, उसने 30% मार्क्स लेके आई, तो 100 का 30 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 30 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से ऑलरेडी 100 से 100 कट जाएगा तो 30 नंबर। अब पहले पेपर में वो 30 नंबर लेके आ गई, टोटल उसको 72 नंबर लाने हैं, तो पीछे कितने नंबर बच गए, तो पीछे नंबर बच गए यहाँ पर 42 नंबर और बच गए। यानी कि दूसरे पेपर में अगर उसको 42 मार्क्स आते हैं तो वो पास हो जाएगी, और 100 का 42 कितना होगा, तो 42 ही परसेंट होगा। यानी कि दूसरे पेपर में उसको कितने लेके आने पड़ेंगे, 42% लेके आने पड़ेंगे, तभी वो दोनों पेपर में मिलाकर पास हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना, यानी कि किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है, 1 4 7 0 9 5 अंकों की बनी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 4 7 0 9 विदाउट रीराइटिंग या रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट, यानी कि किसी भी अंक को डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो डिजिट कौन कौन से अंक कौन से, 1 4 7 0 9 5। अब हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो पहले छोटा अंक लिखेंगे, तो 0 सबसे छोटा है, उसके बाद में 1 है, तो हमेशा 0 को सेकंड पर रखते हैं, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद में 0, उसके बाद में 4 छोटा है, फिर 5 छोटा है, फिर 7 छोटा है, और फिर 9 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,04,579 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ये 5 नहीं है, बल्कि ये 5 अंक दिए हुए से 5 अंकों की, तो यहाँ पर इस 5 को घटा देंगे। ठीक है, से 5 अंकों की पूछी है ना, तो ये 5 घटा देंगे, ये 5 नहीं है, इनसे ये 5 टोटल डिजिट है, इनसे 5 अंकों की छोटी से छोटी पूछी है। तो पहले 0, पहले 1, उसके बाद में 0, फिर 4, फिर 7 और फिर 9, यानी कि 10,479 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 7 नंबर देखिए, 7 क्या कह रहा है। हाँ, 7 क्वेश्चन क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, उनका योग होगा, उनका अंतर होगा, उनका गुणनफल होगा, या उनका भागफल होगा। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू प्राइम नंबर इज देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट और देयर कोशेंट। तो आपको अब पता कैसे करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते कोई भी दो अभाज्य संख्या 2 और 3 है, छोटी ले लेते ताकि जल्दी सोल्व हो जाएगा।
अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले 2 का भाग देंगे तो 1 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 और 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 यानी कि क्या आ जाएगा 6। अब 6 यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ने से नहीं आया, 2 और 3 को घटाने से नहीं आया, 2 और 3 को गुणा करने से 6 आया, तो इनका द प्रोडक्ट होगा, उनका गुणनफल होगा, वो यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, देयर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, ये आपको, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12,500 अधिक है, 12,405 अधिक है, तो मान क्या होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिया हुआ है ये, इफ वन नंबर इज 12,405 मोर देन द अदर नंबर देन द वैल्यू ऑफ द नंबर। अब यहाँ पर मान लीजिए पहला छोटा नंबर है वो x है, छोटा नंबर क्या है x है, दूसरा बड़ा नंबर है वो क्या है, वो छोटे वाले से कितना अधिक है, तो छोटे वाले से 12,405 अधिक है, 12,405 अधिक है। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल है, यानी कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 23, 56 और 785, यानी कि 23,56,785 आ रहा है। अब हमें इसका x का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर x और x 2x हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस 12,405 बराबर 23,67,085। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस में उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर 23,56,000 है। यहाँ पर गलत हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा 23,56,785 है। ठीक है, अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर 23,56,785 माइनस 12,405। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 आएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और आगे 23 का 23 रहेगा बराबर 2x। हमें x की मान ज्ञात करना है, तो 2 क्या गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, फिर से 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, और 1 पीछे बच जाएगा, 7 दूनी 14, 4 में 2 बार चला जाएगा, फिर 3 में 1 बार, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 और 0। तो x का मान क्या आ रहा है, वो संख्या क्या है, तो संख्या का मान है 11,72,190 रुपये, 11,72,190, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मान आ गया संख्या का मान कितना है 11,72,190, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर इस पूरे को आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधे आप करोगे कि सर गुणा में है 0 है, तो इसका 0 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। आप यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई भी हो, ठीक है, बीच में अगर प्लस आ रहा है ना तो आंसर अलग आएगा, अगर सब में मल्टीप्लाई का है तो यहाँ पर 0 आता। अब यहाँ पर इससे आगे सब मल्टीप्लाई में, यानी कि इन सब को अगर गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और पीछे प्लस है, प्लस 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 45, और 45 0 में 45 को जोड़ेंगे तो 45 आंसर आएगा, न कि 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें, जब भी प्लस दिया हुआ हो तो आंसर 0 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आगे देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ा अंक 9 है, 9 को 4 बार लिख लेते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या।
5 अंकों की छोटी से छोटी पूछा है तो पहले 1, उसके पीछे जितने अंक बच गए उतने 0, यानी कि ये आ गया 10,000 आ गया। अब इन दोनों का योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे तो 99991, यानी कि 19,999, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 23, 36, 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 36 एंड 60। अब देखो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 23, 36 और 60 का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 23, 36 और 60, इनका HCF निकालना, यानी कि सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है 23 में और किसी का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है तो 23 का 23 जाएगा, तो यहाँ पर 23 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है 9 आ जाएगा। फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 3 आ जाएगा। 3 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, फिर 2 का भाग देंगे तो 15, फिर 3 का भाग देंगे तो 5, 5 का भाग देंगे तो 1। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, वो सब में कॉमन है। उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, यानी कि 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें भी 1 का भाग, यानी 1 सब में कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF इसका 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने 23 लिख दिया जबकि 24 था। क्या था? 24 है, तो यहाँ पर वापस लिख देते 24, 36 और 60। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा गलत हो गया। 24, 36 और 60। ठीक है, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, फिर से 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग देंगे तो 3, 3 का भाग देंगे तो 1, इसमें 2 का भाग देंगे तो 18, 2 का भाग देंगे तो 9, 3 का भाग देंगे तो 3, फिर से 3 का देंगे तो 1, इसमें 2 का भाग देंगे तो 30 दूनी 60, फिर से 2 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 तिया 15 और 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, दूसरा इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 ये कॉमन है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए 12 किस में है, तो 12 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सी ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर अपने की दुगुनी हो जाएगी? आफ्टर हाउ मच टाइम ए सम ऑफ मनी विल डबल एट द 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम हमें पूछा है, तो यहाँ पर टाइम पूछा है। रेट हमें दी हुई है, कितनी है? 5% रेट दी हुई है। मूलधन नहीं दिया हुआ है, सीधा दुगुना तिगुना। जब भी मैंने आपको कहा जब भी दुगुना तिगुना हो तब आपको मूलधन हमेशा 100 मानना है, तो मान लेते हैं 100, मूलधन 100 है, और वो कुछ समय बाद अपने की दुगुनी हो गई, यानी कि 200 हो गई, यानी कि मिश्रधन कितना हो गया? 200 रुपये। अब हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। 200 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, यानी कि ब्याज आ गया 100। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, यानी कि PRT बटे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर साधारण ब्याज हमें पता है 100 है, तो 100 बराबर मूलधन 100 है तो 100 गुणा दर हमें पता है 5% है, तो 5 गुणा समय ज्ञात करना है, तो टाइम का टाइम लिखेंगे बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब टाइम के मल्टीप्लाई में क्या 5 है, तो 5 को इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा, टाइम बराबर 20 आ जाएगा, 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा छोटा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों पेज पर आ गया और पूरा दिखेगा नहीं, इसीलिए। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया,
उसकी मरम्मत पर 150 रुपये व्यय किए गए। फिर उसे 20% लाभ देकर 1620 रुपये में बेचा गया। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमें पता करना है। एन ओल्ड टेबल वॉज बाउट एट सम प्राइस एंड 150 रुपीज was spent on their repair, then it was sold rupees 1620 यानी कि 1620 रुपीज़ गिविंग 20% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस टेबल। अब हमें पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सीधा विक्रय मूल्य वाले से निकले जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस वाले से निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि, जो भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटे 100 है। अब देखो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1620 दिया हुआ है, बराबर क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो x मान लो, प्लस x गुणा लाभ प्रतिशत दिया हुआ है यानी कि 20 है तो यहाँ पर 120 है। अगर लाभ है तो 100 में से जुड़ जाएगा, हानि है तो 100 में से घट जाएगा, बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 10 भाग में इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो 10 गुणा में बटे 12 गुणा में, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। अब 12 का भाग इसमें देंगे तो 12 एकम 12, 4 बचेगा, 12 12 दूनी 36, 12 दूनी 36, फिर 4 और 2 6 बचेगा, 12 पंजू 60, यानी कि 125 बार ये 1220 है वो 125 बार कट जाएगा। 125 को 10 से गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1250 बराबर x, यानी कि टोटल जब 150 रुपये उसके साथ जोड़कर कितना आ रहा है, 1250 आ रहा है। अब हमें तो एक्चुअल पूछा है ना कि टोटल उसने खरीदा कितने में था, उसके बाद में रिपेयर वगैरह खर्च हुआ वो टोटल क्रय मूल्य में आता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, एक्चुअल क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसने खरीदा कितने में था ये हमें पूछा है। तो उसने हमारा क्रय मूल्य बेसिक क्या होता है कि क्रय मूल्य जिसमें हमने खरीदा प्लस हमने जितना उस ऊपर खर्च लगाया वो दोनों हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, तो 1250 आ रहा है। दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, तो 1250, यानी कि खरीदा कितने में ये हमें पता नहीं है, तो x प्लस ऊपर रिपेयर कितना आया 150 बराबर टोटल हमारा कितना आ रहा है, तो 1250 आ रहा है, तो 1250 ये 150 प्लस में उधर जाते हैं माइनस में, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1250 में से 150 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1100 रुपये। कितना आ जाएगा, 1100 रुपये। 1100 रुपये यहाँ पर ऑप्शन में या थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, वापस क्या कर दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा और उसके ऊपर खर्च कितना लगा ये होता है, और ये x का मूल्य आया है, ये क्या होता है, ये हमने कितने में खरीदा था वो आया है, यानी कि 1250 हमने कितने में खरीदा ये आया है। लेकिन टोटल क्रय मूल्य कितना होता है, टोटल हमने जितने में खरीदा और उसके साथ में कितना खर्च आया ये होता है, यानी कि दोनों का टोटल करेंगे तभी हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा। तो 1250 तो हमने खरीदा कितने में वो आ गया, उसमें से 150 रुपये खर्च वाला आ जाएगा, तो 150 रुपये और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 50 100 हासिल, एक और एक दो, और सॉरी 1250 और 1300 यहाँ पर 1400 हो जाएंगे। दोनों तरह से ऑप्शन गलत आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर गलत है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट इसको वापस करते हैं पूरे को। यहाँ पर देखिएगा कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 1620 है, तो 1620 बराबर क्रय मूल्य x गुणा लाभ प्रतिशत कितना है 20 है, तो 120 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुणा भाग में इधर आते ही गुणा में, और 12 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा। 12 से 1620 काटेंगे तो 12 एकम 12, 4 पीछे बचेंगे,
तो 42 हो जाएगा। 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है, तो 3 बार भाग चला जाएगा। 12 तिया 36, तो 4 और 2 6 बचेंगे, पीछे 6 बच गए, तो 12 पंजू 60, यानी कि 135 आपका आंसर आ जाएगा। 135 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1350 रुपये आंसर आ जाएगा। अब मैं पहले बता रहा था ना कि टोटल हमारा कितना आ गया, 1350 टोटल आ गया है, यानी कि उसमें जो हमारा खर्च लगा है उसका भी आ गया, और उसके बाद में जो हमने खरीदा प्लस उसके ऊपर 150 रुपये का खर्च आया है, ये दोनों मिलाकर कितना आ रहा है, दोनों मिलाकर हमें कितना आ रहा है, 1350 आ रहा है। तो यहाँ पर 1350 आ गया। अब हमें एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत के लिए 150 रुपये खर्च किए गए। फिर उसने 20 रुपये लाभ देकर 1620 रुपये में बेचा, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअल हमें क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि पूरा हमने खरीदा कितने में वो पूछा है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य क्या होता है, टोटल खरीदने का, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, प्लस हमने उस पर कितना रेंट या फिर खर्चा लगाया, वो दोनों को मिलाकर टोटल होता है। और एक्चुअल हमें सीपी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सीपी है, हमने खरीदा कितने में हमें पता नहीं, रेंट 150 का ऊपर लगाया, और टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल 1350 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 150 प्लस में उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल यानी कि खरीदा कितने में है, तो 1350 माइनस 150 करेंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जब भी हम ऐसे क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो उसका रेंट यानी कि खर्चा ऊपर जितना भी है उसका साथ में आ जाता है, क्योंकि टोटल क्रय मूल्य वही होता है जिसमें खरीदा प्लस उस पर रेंट जितना लगा है दोनों का मिलाकर टोटल क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब हमें एक्चुअल कितना रुपए लगा है वो हमें ज्ञात करना है, तो उसमें से खर्चे को घटाना होगा, हमने कितने में खरीदा ये हमें पता चल जाएगा। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4,90,406 को 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। सीधा भाग ही देना है, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं, 49,0,406। 7 का भाग देना, तो 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, यानी कि पहले तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 49। फिर जीरो आएगा, जीरो में नहीं जाएगा तो यहाँ पर भी जीरो लगेगा। फिर 4 आएगा, 4 में भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर जीरो और लगेगा। फिर जीरो और आ जाएगा तो 7 5 बार चला जाएगा, तो 5 7 35। फिर पीछे 5 बचेगा और 6 आ जाएगा, तो 7 8 56, यानी कि 8 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार 56 पूरा पूरा आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस बच जाएगा, 700 पीछे 58, यानी कि 70,058, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर, इन सबको गुणा करना है। ठीक है, जब भी आपको मैंने कहा जब भी डेसिमल की गुणा हो तो पहले डेसिमल को भूल जाओ, सीधा गुणा करो। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 आंसर आ रहा है। अब हमें पॉइंट कहाँ पर लगाना है ये पता करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो 3 अंक, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 अंक, यहाँ पे पॉइंट के अंक के बाद में 1 अंक है तो 1, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि टोटल पॉइंट के बाद में 6 अंक है। तो हमें टोटल पॉइंट के बाद में 6 अंक लगाने हैं, तो 2 अंक तो पहले पड़े हैं, आगे उसके 4 जीरो लगा लेंगे और उसके आगे पॉइंट लगा लेंगे, तो टोटल 6 अंक आ जाएंगे। तो पॉइंट फिर 4 जीरो और फिर 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोग्राम 125% के बराबर है। 1 किलोग्राम का 125% बराबर होगा, ये हमें पूछा है। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 होता है, उसका 125 ग्राम यानी कि 125%, यानी कि 125/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा। 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1770 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 1770 में आपको ज्ञात करना है। 1770 में
1770 के गुणनखंड में अभाज्य गुणजों की संख्या कितनी है, ये आपको पूछा। इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम मल्टीपल्स इन इन फैक्टराइजेशन ऑफ 717 आ जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हमने अभी इंग्लिश मीडियम में पूछा तो यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर गुणज लिखा हुआ है तो इसको सही कर लेना। यहाँ पर गुणज दिया हुआ है, मल्टीपल्स नहीं आपको पूछे कि आपको यहाँ पर मल्टीपल्स नहीं पूछे है, यानी कि 770 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे ये आपको पूछे है। तो पहले 770 के गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 770 इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर पहले 2 का भाग देंगे, 2 का 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर से 1 बचेगा, 5 दूनी 10, पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 3 8, 8 8 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता तो 3 का भाग नहीं देंगे, आगे सीधा 5 का भाग देंगे तो 5 7 35, फिर 3 बचेंगे, 5 7 35। अब 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 7 11, फिर 11 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 है वो आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज सही नहीं लिखी हुई है, इसलिए आपको उसको सही करना पड़ेगा कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये आपको पूछा है, ना कि गुणजों की संख्या पूछी है। आगे देखिए 18 नंबर, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5/3 भाग है। यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लेते हैं कि आयत की चौड़ाई x है, ठीक है, ब्रेथ है वो x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ 5/3 यानी कि x का 5/3, x गुणा 5/3, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x/3 आ जाएगा। अब हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 5x/3, तो 5x/3 प्लस ब्रेथ कितनी होती है x, तो x/1 बराबर कितनी हो जाएगी, परिमाप यहाँ पर 80 है, ठीक है, परिमाप 80 है। तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ गया। अब इन सब का जोड़ेंगे, भिन्न दी हुई है, जोड़ेंगे तो 3 लसअप आ जाएगा, और ऊपर क्या 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, 1 को 5 से x से गुणा करेंगे तो 5x, प्लस 3 में 1 का भाग दें, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, तो 3x बराबर 40, ठीक है। यहाँ पर 3 गुणा में भाग में इधर आते ही गुणा में आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और 5 और 3x को जोड़ेंगे तो 8x बराबर 40 गुणा 3, क्या आ जाएगा, 40 गुणा 3, ठीक है। अब ये x 8x के गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया 8, 8 को 40 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई है वो 15 आ गई। अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई उसकी 5/3 भाग है, तो यानी कि 15 की 5/3 करेंगे तो 15 गुणा 5/3, 15 3 से 15 कटेगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो चौड़ाई लंबाई है वो 25 आ गई। अब हमें क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 5 75 हासिल 7, 25 5 75 हासिल 7, 25 एकम 25, 25 में 7 को जोड़ेंगे तो 25 और 5 30, 30 और 2 32, यानी कि 325 आंसर आ जाएगा। 325 वापस गुणा करते हैं, 25 5 125, 25 5 125 होता है, 15 से गुणा नहीं की थी हमने, 25 से गुणा की थी, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 125 में 12 हासिल आ जाएगी और पीछे 5 लग गया, फिर 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। तो यहाँ पर 375 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर, दो अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अंकों की पहली, तो 2 अंकों कौन सी है, 2 3 5 7,
2 3 5 7, सॉरी 2 अंकों की पूछी है ना, 1 मिनट रुकिए, हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया। 2 अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्या, तो पहली तो 11 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 17 है, उसके बाद में 19 है और उसके बाद में 23 है। इन सब का योग पूछा है तो योग कर लेंगे क्योंकि 2 अंकों की पूछी है। अब देखो 3 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 में 3 को जोड़ेंगे तो 22, 22 और 1 23। ठीक है, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 8 आ जाएंगे। 83 है वो आंसर एकदम सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर ये श्रेणी दी हुई है, इसमें क्या होगा ये आपको पता करना है। 6 को अब ये श्रेणी किस हिसाब से, ध्यान से देखिएगा, श्रेणी किस हिसाब से, पहले देखो क्या दिया हुआ है, आराम से देखो क्या दिया हुआ है और इसको कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो क्या है। अब यहाँ पर ध्यान पड़ गया होगा आपको किस हिसाब से है। पहले 6 दिया हुआ, 6 से 12 किस हिसाब से आया, तो 6 को 2 से गुणा किया तभी 12 आया। फिर 12 से 36 किस हिसाब से आया, तो 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36। अब पहले 2 से गुणा किया, अब 3 से गुणा किया, अब किससे गुणा करेंगे, तो 4 से, तो 36 को 4 से गुणा कर लो, तो 36 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 144 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यही, और भी जो भी नेक्स्ट मैथ टेस्ट होगा आपका उसमें मिलते हैं फिर से, और कोशिश करूँगा कि आपके डाउट है वो शॉर्ट वीडियो में आपके अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही। और उसके साथ में मैंने लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की बात की थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी क्लास मिलेगी। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिजी रह रहा हूँ इसीलिए वो पीडीएफ बन नहीं पा रहा है, जैसे ही बनते आपकी क्लास जल्दी से जल्दी बन जाएगी। इतना मैं आपको कह देता हूँ कि आपका 29 अप्रैल को है, उससे पहले कोशिश करूँगा कि सभी चैप्टर्स की आपकी मैराथन क्लास हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। और अगर सारे चैप्टर्स की नहीं भी हुई तो जो भी मेन यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन सब की तो हो ही जाएगी, आप टेंशन मत लो। बाकी देखते हैं जो भी आगे मैथ टेस्ट होगा उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।